नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, सहायक लोक स्वच्छता एवं अवशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के लिए द्वितीय पेपर का मॉडल सेट संख्या 5 का आज हम लोग अध्ययन करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले 4 मॉडल सेट दिया जा चुका है। टॉपिक वाइज क्लास भी जल्द ही शुरू करूंगा। कार्य व्यस्तता के कारण थोड़ा विलंब हो रहा है। दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम लोग देखते हैं मॉडल सेट संख्या 5 के प्रश्न को। पहला क्वेश्चन है, ई कचरा प्रबंधन अधिनियम 2016 कब से प्रभावी हुआ? विकल्प में है ए में जनवरी 2016, बी में है फरवरी 2016, सी में है अप्रैल 2016 और डी में है अक्टूबर 2016। तो यह जो है अक्टूबर 2016 से प्रभावी हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, घरेलू ग्रे पानी का निस्तारण का कार्य निम्नलिखित में से किन विधियों से किया जा सकता है? ए में है किचन गार्ड, बी में है लीच पिट, सी में है सॉक पिट और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसमें आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। जो तरल अवशिष्ट होता है उसको मुख्य रूप से हम लोग ग्रे पानी और काला पानी में बांटते हैं। ग्रे पानी के अंतर्गत ज़्यादातर जो है सो रसोई, उद्यान, बाथरूम, होटल, सब्जी मंडी आदि से जो पानी प्राप्त होता है वह ग्रे पानी के अंतर्गत आता है। और काला पानी के अंतर्गत मुख्यतः शौचालय से आने वाला जल होता है जो रोगाणुओं से ग्रस्त होता है, रोगाणु उसमें रहता है। तो तीसरा क्वेश्चन अब है, प्लास्टिक कचरा अधिनियम 2016 के अनुसार प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई कितनी है? ए में है 30 माइक्रोन, बी में है 40 माइक्रोन, सी में है 50 माइक्रोन, डी में है 60 माइक्रोन। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 माइक्रोन। पहले था 40 माइक्रोन, उसको बढ़ा के 50 माइक्रोन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बायोमेडिकल कचरे को येलो डिब्बे में रखा जाता है? तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि बायोमेडिकल कचरे को जो रखा जाता है वह मुख्यतः 4 प्रकार का डिब्बा होता है। उसमें ब्लैक होता है, रेड होता है, येलो होता है और ब्लू होता है। कहीं कहीं ब्लैक डिब्बे के स्थान पर ग्रीन डिब्बे को रखा जाता है। यानी कि जो डब्बा होता है वह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, ब्लैक, रेड, येलो और ब्लू। और हर एक डिब्बे में अलग अलग वस्तुओं को रखा जाता है। उसका कौन डब्बा में कौन सा वस्तु रखाएगा उसके बारे में विस्तृत वर्णन। तो आज अभी हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं येलो डिब्बे में क्या क्या रखा जा सकता है। तो येलो डिब्बे में ए में है आपका खून या शरीर के तरल पदार्थ, दूषित गद्दे, बिस्तर, रक्त की थैली। बी में है सूक्ष्म जीवों के स्टॉक या नमूने, एक्सपायरी मेडिसिन। सी में है अनुसंधान में उपयोग किए जाने वाले मानव और पशु सेल और डी में है उपर्युक्त सभी। तो अगर हम इस विकल्प को देखें तो इसका तीनों विकल्प सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। इसमें इस ढंग से विकल्प में रखा गया है कि येलो डिब्बे में रखे जाने वाले सभी पदार्थ आ जा रहे हैं। अब हम लोग अगले दिन जब इस पर विस्तृत अध्ययन करेंगे तो किस डिब्बे में क्या रखा जाएगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सही है? प्लास्टिक कचरा प्रबंधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सही है? ए में है प्लास्टिक कैरी बैग के उत्पादकों, आयातकों एवं उन्हें बेचने वाले वेंडरों से पूर्व पंजीकरण के माध्यम से प्लास्टिक कचरा प्रबंधन शुल्क की शुरुआत। दूसरा है बी में प्लास्टिक कचरा से संबंधित नियमों का दायरा नगर पालिका क्षेत्र से बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्रों तक किया गया। और सी में है प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई को 40 माइक्रोन से बढ़ाकर 50 माइक्रोन किया गया। और डी में है उपर्युक्त सभी। तो ये प्लास्टिक कचरा प्रबंधन अधिनियम 2016 के संबंध में सभी कथन सही है। इसका मतलब ये विकल्प इसका डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, अजैव निम्नीकरण अवशिष्ट है। ए में है कांच, बी में है सुइयां,
सी में है पॉलीथीन थैलियां और डी में है उपर्युक्त सभी। तो अजैव निम्नीकरण के अंतर्गत ये सभी विकल्प आ जाएंगे, यानी कि कांच, सुइया, पॉलीथीन, ये सभी अजैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट हैं। अगला क्वेश्चन है विषैले कचरे के प्रबंधन का सही उपाय है इसे जला दिया जाना चाहिए, इसे बेच देना चाहिए, इसे पर्यावरण के हिसाब से उपयुक्त तरीके से निस्तारण करना चाहिए, और डी में है इसमें से कोई नहीं। तो विषैले कचरे के प्रबंधन का सही उपाय है इसे पर्यावरण के हिसाब से उपयुक्त तरीके से निस्तारण करना आवश्यक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां, बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु आदि के द्वारा पूरी तरह से नष्ट होने वाला कचरा कहलाता है। बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु आदि के द्वारा पूरी तरह से नष्ट होने वाला कचरा कहलाता है, तो यह जैविक कचरा कहलाता है। बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवाणु से नष्ट होने वाला कचरा जैविक कचरा कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन है सिल्ट कचरा कहलाता है। ए में है सब्जी फलों का छिलका, बी में है अस्पताल का कचरा, सी में है घरेलू कचरे का बड़ा भाग, धूल मिट्टी, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सिल्ट कचरा कहलाता है घरेलू कचरे का बड़ा भाग, धूल मिट्टी वाला। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग ठोस उत्सर्जी पदार्थों के निपटारे में होता है? ए में है लैगूनिंग, बी में है एक्टिवेटेड स्लज विधि, सी में है कंपोस्टिंग और डी में है तल छठीकरण। तो इसमें ये तीनों विकल्प यानी कि ए, बी और डी जो है सो जल के लिए है, तरल ठोस के लिए है, और ये है कंपोस्टिंग। इसका आंसर हो जाएगा ठोस उत्सर्जी पदार्थों के निपटारे में कंपोस्टिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है ठोस अपशिष्ट के समापन की सबसे उपयुक्त एवं लाभदायक विधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा चक्रीकरण, यानी कि रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण के द्वारा जो है सो इस ठोस अपशिष्ट को लाभदायक रूप से, यानी कि इससे लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि पुनः चक्रण के द्वारा उसका उपयोग लायक फिर से बनाया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्र में सूक्ष्म पदार्थों के निपटान का सबसे उचित तरीका है। ए में है जलाना, बी में है खाद बनाना, सी में है महीन काटना, डी में है नदी में फेंकना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सूक्ष्म पदार्थ हैं उसका निपटान का सबसे सामान्य विधि है खाद बनाना। अब अगला क्वेश्चन है पुनः चक्रण किसका संभव है? ए में है कागज का, बी में है जल का, सी में है पत्ते का, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कागज का जो है सो पुनः चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग करके पुनः कागज प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कागज का। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रदूषण सबसे अधिक खतरनाक है? इसमें ए में है ध्वनि प्रदूषण, बी में है जल प्रदूषण, सी में है वायु प्रदूषण और डी में है रेडियो एक्टिव प्रदूषण। तो इसमें सभी प्रदूषण तो खतरनाक है ही, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है सबसे अधिक खतरनाक, तो सबसे अधिक खतरनाक जो है सो रेडियो एक्टिव प्रदूषण है। अब अगला क्वेश्चन है सीवेज का तापमान स्वच्छ जल से ए में है कम होता है, बी में होता है ज़्यादा होता है, सी में है बराबर होता है, डी में है निश्चित नहीं है। तो सीवेज का तापमान स्वच्छ जल से हमेशा जो है सो ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ए में है उद्योगों से निकला अवशिष्ट, बी में है खेती में उर्वरक का प्रयोग, सी में है पीरकनाशियों का प्रयोग और डी में है ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि जल प्रदूषण का कारण जो है सो उद्योगों से निकला अवशिष्ट, खेती में जो उर्वरक का प्रयोग करते हैं उसके कारण भी जल प्रदूषित होता है और पीरकनाशियों के कारण भी जल प्रदूषित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अब अगला क्वेश्चन है जैविक मृदा प्रदूषण किसके द्वारा होता है? ए में है जल, बी में है जीव जंतु, सी में है वायु, डी में है ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अब अगला क्वेश्चन है सिलिकोसिस रोग होता है। ए में है रुई का काम करने वाले को, बी में है पत्थर तोड़ने वाले को, सी में है एस्बेस्टस का काम करने वाले को, डी में है ये सभी। तो यह पत्थर तोड़ने वाले लोगों को सामान्यतः सिलिकोसिस रोग होता है। अगला क्वेश्चन है प्रदूषित जल का ताप सामान्य धारा में मिलाने से पूर्व निम्नलिखित से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि जब हम प्रदूषित जल को
सामान्य धारा यानी कि नदियों के धारा में सामान्य धारा में मिलाते हैं तो उसका तापमान, प्रदूषित जल का ताप जो है सो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रदूषित जल का पीएच मान 10 हो तो उसकी प्रकृति होगी, तो उसकी प्रकृति क्षारीय होगी, यानी कि 7 से ज़्यादा होगा तो उसकी प्रकृति क्षारीय होगी। अब अगला क्वेश्चन है, एक्टिवेटेड स्लज प्रक्रिया का उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है? ए में है ठोस अपशिष्ट, बी में है द्रव अपशिष्ट, सी में है गैसीय अपशिष्ट और डी में है वायु प्रदूषक। तो यह इसका द्रव अपशिष्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ठोस कचरे के निपटान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी उचित विधि है? ए में है तलछटीकरण, बी में है भस्मीकरण, सी में है एक्टिवेटेड स्लज पद्धति और डी में है ऑक्सीडेशन पॉन्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भस्मीकरण, यानी कि ठोस कचरे के निपटान हेतु भस्मीकरण जो है उचित विधि है। ये तीनों विधि यानी कि तलछटीकरण, एक्टिवेटेड स्लज पद्धति और ऑक्सीडेशन पॉन्ड तरल पदार्थों के निपटारे के लिए किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता लवणों की मात्रा बढ़ने पर घट जाती है। जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता लवणों की मात्रा के बढ़ने से क्या होता है? घट जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, किसी जल में अधिक बीओडी का होना सूचक है प्रदूषण का। किसी जल में अधिक बीओडी का होना, बीओडी के बारे में हम पिछले भी 2 वीडियो में चर्चा किए हैं। तो किसी भी जल में बीओडी का अधिक होना वह प्रदूषण का सूचक होता है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक अपशिष्ट जल का उपचार करना कठिन है क्योंकि इसके प्रदूषक जटिल संरचना के होते हैं, उपचार विधि नहीं है, सी में है प्रत्येक उद्योग का अवशिष्ट अलग अलग होता है, उपरोक्त सभी। तो इसका सबसे सही विकल्प है प्रत्येक उद्योग का अवशिष्ट जो है सो अलग अलग होता है, जिसके कारण इसके उपचार में कठिनाई होती है। तो ये मॉडल सेट संख्या 5 का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी प्रकार हम जो है सो मॉडल सेट लगातार लाते रहेंगे, साथ ही क्लास लेंगे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग हमारे चैनल से नए हैं या नए अभी जुड़े नहीं हैं वो लोग चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। साथ ही फर्स्ट पेपर के लिए भी कुछ क्वेश्चनों को यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं सभी सेक्शन यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस, तो सभी क्षेत्र का क्वेश्चन जो है सो धीरे धीरे डालेंगे। धन्यवाद।